बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम WBCs के ऊपर डिस्कस करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनको साइंटिफिकली ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और इसकी कुछ टाइप्स आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, तो उनके ऊपर भी आज हमारी डिस्कशन होगी। तो बेटा ये जो WBC होते हैं ये रेगुलर शेप के होते हैं और ये प्रॉपर न्यूक्लियस अपने पास रखते हैं, तो इनको न्यूक्लियेटेड सेल कहा जाता है। जबकि आपने RBC के बारे में पढ़ा था कि वो ए न्यूक्लियेटेड होते हैं, उनके पास नंबर नहीं होते। अच्छा, इनकी अमाउंट देखी जाए तो वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द RBCs। क्यों? क्योंकि जितने WBC हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी के ऊपर हमला करता है, तो आपको पता है ये WBC हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। यानी कि ये हमारी बॉडी के वो एक समझो कि हमारी बॉडी की किस्म की ये पुलिस है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो ये WBC क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, फिर खुद भी मर जाते हैं और इनको भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो लिहाजा इनका नंबर जो है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। ये सेम उसकी तरह है जिस तरह से मैं आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मिसाल दूं, तो देखो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर 50% पाई जाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सिर्फ 1% पाया जाता है। इसका रीज़न मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रोटीन हमारी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में होती है, और जबकि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं तो उसको हम उसी वक्त यूटिलाइज कर देते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है उसको 1% के हिसाब से हम बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है कंपेयर टू द प्रोटीन। तो सेम इसी तरीके से इनकी अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू द RBC। रीजन बता दिया आप लोगों को मैंने। अच्छा, ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं, स्प्लीन के अंदर बनते हैं, थाइमस के अंदर बनते हैं और लिम्फ नोड्स के अंदर बनते हैं। बोन मेरो में आपकी लेवल के हिसाब से आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी जो स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड है, ये तीनों हमारा अगला टॉपिक है, उसके ऑर्गन है, तो इंशाल्लाह इनके ऊपर भी हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह से RBC के बनने को आपने एरिथ्रोपोइसिस कहा था, इसी तरह से WBC के बनने को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। तो आपने साइट को हटा के सिर्फ क्या लगा देना है, ल्यूको और पोइसिस, POISES। स्पेलिंग आप लोग देख लेना क्योंकि वो मुझे खुद को भी नहीं आती। तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ दी या सिंथेसिस ऑफ दी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये कहाँ बनते हैं, इन 4 ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। अच्छा, इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत ही कम होती है, नियर अबाउट 20 to 30 आवर्स होती है, और मैं बता चुका हूँ कि क्यों कम होती है। अच्छा, ये जो WBC होते हैं ये हमारे पास दो किस्मों के होते हैं। एक को हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। मैं समझाता हूँ क्यों। अच्छा, हमारे पास जो WBC है ना, वो आपको 5 मुख्तलिफ किस्मों के मिलेंगे। उनमें से एक सेल ऐसा होगा, फॉर सपोज करो एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, तो इनमें से जो एक सेल होगा ना, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उसके सेल के अंदर क्या मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। जबकि दूसरा सेल ऐसा होगा जिसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जिस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। सही है बच्चा। अच्छा, अब ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है मोनोन्यूक्लियर, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक ही शेप का होता है, एक ही शक्ल का होता है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर, यानी कि इनके आप न्यूक्लियस को देखोगे ना, उनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। किसी किस तरह से बायकॉन्केव होगी तो किसी की किस तरह से शेप होती है, आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई है, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको लास्ट में दिखा दूं अगर मेरा नेट चला तो। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनको हम ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास 3 किस्मों के होते हैं। अच्छा, इनको आसान तरीका पता है याद रखने का क्या है, जिसके आखिर में फिल आ जाए ना, समझो कि वो ग्रेन्युलोसाइट है, जैसे बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स। इनके आगे काम अभी फिलहाल थोड़े बहुत लिखे हुए हैं। जब हम इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के अंदर तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको इनके काम बताऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत लिखे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये 3 किस्मों के होते हैं, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल और एजिनोफिल्स। यानी इनके तीनों के आखिर में फिल आ रहा है, तो ये आपके क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स। सही है बच्चों, ये इनको याद करने का, आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही क्या है, आसान तरीका है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगले उसकी बात करें तो वो हमारे पास है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इनको ए ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में आपको किसी भी किस्म के ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आते हैं, और मैंने कहा कि ये हमारे पास होते हैं 2 किस्म के,
एक को कहा जाता है मोनोसाइट्स और दूसरे को कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज का फर्क बता दूं। देखो, आप कभी कभी सुनते हो कि मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी कहा जाता है ना, तो मैं समझाता हूँ कि इसको मैक्रोफेज कब और किस कंडीशन में कहा जाता है और इसको मोनोसाइट किस कंडीशन में कहा जाता है। तो जब ये आपके मोनोसाइट बन रहे होते हैं, यानी ये वाले सेल जब आपके बन रहे होते हैं अपनी सिंथेसिस वाली जगह पे, तो इसको मोनोसाइट कहा जाता है। लेकिन सिंथेसिस साइट से ये जैसे निकल के ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उस वक्त ये मोनोसाइट नहीं कहलाते, उस वक्त ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेज कहलाते हैं। सही, तो ये मोनोसाइट ही आपके क्या है, मैक्रोफेज है। लेकिन ये तब मैक्रोफेज कहलाते हैं जब ये कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ दूसरे जो हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी है, वो हमारे पास लिम्फोसाइट की है। तो जिसके आखिर में आ जाए साइट, तो वो हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट है, और जिसके आखिर में आ जाए फिल, वो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट है। अब थोड़ा थोड़ा सा इनका काम भी देख लेते हैं। कहता है ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं या जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये ज्यादातर फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। यानी कि जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, जब वायरस आपकी बॉडी में आता है, तो ये इसको फेगोसाइट करते हैं, खा जाते हैं, फिर खुद भी मर जाते हैं और इनको भी क्या करते हैं, मार देते हैं। बाकी जो हमारे पास इजिनोफिल्स हैं, इनका मेन रोल होता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबल ये इजिनोफिल्स होते हैं। अभी जस्ट आप इतना याद रखो, बाकी एलर्जिक रिएक्शन क्या है, कैसे करवाते हैं, इंशाल्लाह वो हम इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। और इनका काम होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे वर्म्स वगैरह होते हैं, उनको भी ये डायरेक्ट क्या जाके करते हैं, किल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बेसोफिल्स हैं। ये बेसोफिल्स दो किस्मों के केमिकल सीक्रेट करते हैं, एक को हिस्टामीन कहा जाता है, दूसरे को हेपारिन कहा जाता है। अब ये जो हिस्टामीन है, ये इन्फ्लामेशन काज करवाता है। देखो बेटा, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे आपको रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और इचिंग, पेन, ये 5-6 निशानियां जहां पे आपको मिलती हैं, तो हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। और ये जब भी इन्फ्लामेशन होता है, तो आप समझ जाना कि हमारे बेसोफिल एक्टिवेट हो गए हैं और इन्होंने क्या रिलीज किया, हिस्टामीन। क्यों रिलीज किया है, इन्फ्लामेशन क्यों होता है, ये हमारा एक पूरा का पूरा बेटा इम्यून सिस्टम के अंदर टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसको वहां पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन करवाने के लिए हिस्टामीन रिस्पॉन्सिबल है, और हिस्टामीन को सीक्रेट करने के लिए आपके बेसोफिल रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, वो हमारे पास हेपरिन है। ये हेपरिन क्या करता है, ये ब्लड को क्लोट होने नहीं देता। देखो, जब हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, तो ब्लड के जब जम जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लड क्लोटिंग। तो इस ब्लड क्लोटिंग से हमें इसको बचाना होता है। तो बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेपरिन का। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग। ये ब्लड को क्लोट होने कभी भी नहीं देता। ठीक। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बचते हैं, वो हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये हमारी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस के खिलाफ, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनके खिलाफ ये क्या करती हैं, फाइट करती हैं। और उसके अलावा ये एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई वगैरह, तो उन टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए एंटी टॉक्सिन्स काम आते हैं। तो देखें, थोड़े बहुत इनके काम लिखे हुए हैं जो कि आपको लाजमी आने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ये इन्फ्लामेशन, ये एंटी टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज, ये फेगोसाइट कैसे करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कैसे करते हैं, इनकी सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको जस्ट ये सरफेस डिस्कशन का पता होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास आखिरी किस्मों की एक सेल रह गए, जिनको आप सेल कंसीडर करते हो, जिन्हें आप प्लेटिलेट्स कहते हो। एक्चुअली ये बेटा सेल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके बोन मेरो के अंदर एक खास किस्मों के सेल पाए जाते हैं, और उन खास किस्मों के सेलों को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, ये आपके बोन मेरो के सेल हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा क्या है, मेगा कैरियोसाइट है। अब होता ये है कि इस मेगा कैरियोसाइट से एक छोटा सा इर्रेगुलर फ्रेगमेंट यहाँ से हटाया जाता है, यहाँ से निकल जाता है, और फिर बाद में देखा गया ये जो मेगा कैरियोसाइट, ये जो फ्रेगमेंट बाहर निकलता है, इस फ्रेगमेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ब्लड की क्लोटिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये ब्लड को क्लोट करवाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हमने देखा कि इनका एक अलग, बिल्कुल अलग से काम है, तो हमने इसका नाम रख दिया प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सेल है वो हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स है। ये तो उनका एक फ्रेगमेंट है। तो देखो लिखा हुआ है, दे आर इर्रेगुलर सेल फ्रेगमेंट। ये इर्रेगुलर किसी सेल का टुकड़ा है, उसके फ्रेगमेंट्स हैं जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये टुकड़ा है तो उसके अंदर सेल कहां से होंगे, तो बोन मेरो के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसका नाम मेगा कैरियोसाइट है। ये मेगा कैरियोसाइट क्या करता है, अपने आप से एक छोटा सा फ्रेगमेंट अलग करता है, और इस फ्रेगमेंट की जब एक्टिविटी देखी गई तो वो ब्लड क्लोटिंग बनाने की थी। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया प्लेटिलेट्स।
तो कहता है सम ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेपरेट्स एंड फॉर्म प्लेटलेट्स। कुछ सेगमेंट होते हैं जो मेगाकैरियोसाइट से अलग हो जाते हैं और प्लेटलेट्स बना लेते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड को जमाने में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, खून को जमाने के अंदर। देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है, किसी रीजन की वजह से जब ये रप्चर हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद ये ब्लड यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। स्टॉप वो खुद ब खुद नहीं होता, यहाँ पे प्लेटलेट्स आके इस तरह से जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। फिर एक दूसरी प्रोटीन भी आ जाती है जिसका नाम फाइब्रिन है, और ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या करती है, इसके ऊपर इस तरह से फाइबर्स की तरह बिछ जाती है। तो यहाँ पे जो क्लॉट बन जाता है ना, वो स्ट्रॉन्ग किस्म का बन जाता है। जिस तरह से अगर आप कोई दीवार बनाते हो तो आप सिर्फ अगर ईंटें रख दो तो वो दीवार मजबूत नहीं होगी, तो इसको मजबूत करने के लिए आपको सीमेंट डालना पड़ता है, तो तब जाके आपकी ये दीवार जो है ये मजबूत बन जाती है। सेम इसी तरीके से जब आप यहाँ पे प्लेटलेट्स को बुलाते हो तो वो थोड़े से लूज होते हैं, तो जब हम फाइब्रिन को बुलाते हैं तो वो इनके साथ टाइट बाइंडिंग करके यहाँ पे ब्लड का क्लॉट बना लेती है। अच्छा, नोट के अंदर वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि जो मेमेलियन के आरबीसी होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ना ही उनके पास कोई ऑर्गेनील होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस से ऑर्गेनील क्यों नहीं होते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को आने की वो इजाजत दें, परमिट दें, उसको परमिशन दें, और जिस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकें, कैरी कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम ब्लड के फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और ब्लड के डिसऑर्डर के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।